मैसेज डाल दो। हेलो 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 हेलो। डाल दो जी, मैसेज डाल दिए। क्लास स्टार्ट हो गया करके। चलिए, इसे साफ करना पड़ेगा, पूरा गंदा हो गया। हाँ, क्या पढ़ रहे थे? राजनीतिक जीवन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? राजनीतिक जीवन। ठीक है, मैंने बताया क्या करना है, इसको दो भागों में बांट दो। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मतलब 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में लोग कैसे रहते थे, वहाँ आर्य लोग रहते कैसे थे, है ना, और उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, शासन कौन करता था, क्या प्रणाली थी, हर एक चीज़ें, वो हर एक चीज़ें हम लोग यहाँ बात करेंगे। क्लियर? एक एक चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे, है ना, इन लोग जिसमें रहते थे, जैसे अभी क्या बोलते हैं हम लोग, शहर या गांव। अभी जैसे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, शहर या गांव। उस समय जो आर्य थे, ध्यान से सुनिएगा, आर्य जो निवास करते थे उसे क्या बोला जाता था, कबीला। क्या कहा जाता था, कबीले में निवास करते थे, ध्यान में रखिएगा। और कबीला का मतलब क्या हुआ जी, तो कबीला छोटा मोटा चीज़ नहीं होता था उस समय, है ना, तो ध्यान में रखेंगे। आर्य लोगों का निवास किस में होता था, कबीले में होता था। अब कबीला क्या होता था, कई भागों में बटा होता था। कबीले की क्या होती थी, कई सारी प्रशासनिक संरचना होती थी। क्या होती थी, प्रशासनिक संरचना होती थी। तो सबसे पहले बात करेंगे इनकी प्रशासनिक संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कबीला को ही बोला जाता था उस समय, क्या बोला जाता था, जन कहा जाता था। ध्यान में रखिएगा, कबीले का नाम क्या था, जन। ठीक है, जहाँ रहते थे, जैसे हमारे, जैसे बोलेंगे हमारे देश का नाम, हमारे राज्य का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ है। हमारे राज्य का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ है। वैसे ही उस समय जो कबीला में रहते थे उसको क्या बोला जाता था, जन बोला जाता था। एकदम कंपेयर कीजिए। अब और छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो किस में बटा हुआ है, संभाग में बटा हुआ है। तो वैसे ही जन किस में बटा होता था जी, जन किस में बटा होता था, 20 में बटा होता था। किस में बटा होता था, 20 में बटा होता था। जैसे है ना, 20 किस में बटा होता था, 20 किस में बटा होता था, ग्राम में बटा होता था। और है ना, ग्राम किस में बटा होता था, कुल में बटा होता था। जस्ट उल्टा भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे कुल मिलकर, कुल या क्या बोलते हैं इसी को, परिवार। कुल या क्या बोलते हैं, परिवार कहते हैं। बहुत सारे कुल या परिवार मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ग्राम का। बहुत सारे ग्राम मिलकर क्या बनेंगे, 20 बनेंगे। बहुत सारे 20 मिलकर क्या बनेंगे, जन बनेंगे। जैसे इन जनरल आप छत्तीसगढ़ को पढ़ते हो तो छत्तीसगढ़ में क्या आता है जी, राज्य आता है। राज्य किस में डिवाइड है, संभाग में डिवाइड है। संभाग किस में डिवाइड है, जिला में डिवाइड है। जिला किस में डिवाइड है, किस में डिवाइड है, तहसील में डिवाइड है। तहसील किस में डिवाइड है, ग्राम में डिवाइड है। तहसील किस में डिवाइड है, ग्राम में डिवाइड है। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ मौजूद थी, है अभी वर्तमान में। सेम कहाँ था, सेम चीजें कहाँ है, वैदिक काल में, और उसका नाम क्या है, अलग है ना। तो जन, है ना, जन क्या होता था, सबसे बड़ा क्या होगा, प्रशासनिक इकाई। ऋग वैदिक काल की सबसे बड़ी जगह अगर बात करेंगे, ये क्या होगा, सबसे बड़ी क्या होगी जी, प्रशासनिक इकाई होगी, है ना, सबसे बड़ी इकाई होगी।
ठीक है। सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई क्या होगा? क्या होगा? कुल या परिवार होगा। अब हर कोई का क्या होता है? एक हेड होता है। जैसे राज्य का हेड कौन? हाँ, राज्यपाल। संभाग का हेड कौन? कमिश्नर। ठीक है। जिला का हेड कौन? कलेक्टर। तहसील का हेड कौन? तहसीलदार। ग्राम का हेड कौन? सरपंच। ठीक है। तो उसी प्रकार से जन का प्रमुख क्या कहलाता था? जन का प्रमुख क्या कहलाता था? जनस्य गोपा। जन का प्रमुख क्या बोलते थे? जनस्य गोपा, या फिर बोला जाता था इसको क्या? गोपति, या फिर क्या बोला जाता था? गोपति कहा जाता था। तो ध्यान में रखिएगा, जन का प्रमुख क्या कहलाएगा? जनस्य गोपा या गोपति कहलाता था। विष का प्रमुख तो बहुत सिंपल नाम है ना, विषपति। विष का प्रमुख क्या कहलाएगा? विषपति। ग्राम का प्रमुख क्या कहलाता था? ग्रामणी। ग्राम का प्रमुख क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था। परिवार या कुल का प्रमुख क्या कहलाता था? कुलपति। क्या कहलाता था? कुलपति, या फिर इसी को बोलते थे, एक और शब्द यूज किया जाता है क्या? कुलप। ठीक है। तो कुलप या कुलपति कहलाता था। ठीक है। तो कभी भी कूट वाले प्रश्न बनते हैं ना, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मतलब ऋग वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटा हुआ था? 4 भागों में बटा हुआ था। क्लियर? ध्यान में रहेगा। कितने भागों में बटा हुआ था? 4 भागों में। कौन कौन से? जन, विष, ग्राम और कुल में बटा हुआ था। क्लियर? चलिए, अब यही क्या परिवर्तन आया उत्तर वैदिक काल में बात करते हैं। ठीक है। धीरे धीरे ये जो जन है, धीरे धीरे बहुत सारे जन क्या हो गए? आपस में मिलते गए। क्या होते गए? जन आपस में मिलते गए। या फिर यही जन क्या हो गया जी? यही जन अपने आप को क्या बना लिया? शक्तिशाली बना लिया। क्या बना लिया? शक्तिशाली बना लिया। अब ये जन नहीं कहलाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, अगर गांव है, गांव अगर बड़ा हो गया तो क्या कहलाता है? कस्बा बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना। गांव अगर बड़ा हो गया तो क्या बोलते हैं? मजबूत हो गया तो कस्बा बोलते हैं। कस्बा अगर मजबूत हो गया और बड़ा हो गया तो क्या बोलते हैं? शहर बोलते हैं, कहते हैं। तो वैसे ही जन आपस में मिलकर क्या हो गए? या फिर जन अपने आप स्वयं को क्या बना लिया? शक्तिशाली बना लिया। और ये कहलाया क्या? क्या कहलाया? जनपद। क्या कहलाया? जनपद। बाकी सब चीजें एज इट इज रहेगा, है ना। जनपद में क्या आएंगे? विष आएंगे। विष में क्या आएगा? ग्राम आएगा। ग्राम में क्या आएगा? कुल आएगा। मतलब उत्तर वैदिक काल में, है ना, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या हो गया? सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगा? जनपद हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इसको, सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगा? जनपद हो जाएगा। तो अंतर समझ में आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है। अब शक्तिशाली क्यों बना ये? अब कैसे शक्तिशाली हुआ इसका कारण जानते हैं। सबका कारण क्या होगा? लोहा। सबका कारण क्या होगा? लोहा। लोहा कहां से मिला है जी? कहां से मिला है? अतरंजी खेड़ा से। कहां से मिला है? अतरंजी खेड़ा। कहां है अतरंजी खेड़ा? यूपी में है। कहां है? यूपी में है। तो लोहे से क्या करते थे? सिंपल सी बात है, लोहे से क्या बनेगा? लोहे से क्या क्या बनते थे? औजार बनते थे। अब मुझे बताइए, औजार आ गया, है ना, औजार काफी मजबूत औजार आ गया, तो मुझे बताइए क्या ताकतवर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो औजार से ये शक्तिशाली होगा, मतलब इसकी सैन्य शक्ति क्या होगी? मजबूत होगी। सैन्य शक्ति क्या होगा? बढ़ेगा। जिसके पास जितना ज्यादा सोना जिसके पास जितना ज्यादा लोहा रहेगा उतना ज्यादा वो हथियार बनाएगा, और हथियार जिसके पास ज्यादा रहेगा या सेना जिसके पास रहेगा वही तो ताकतवर कहलाता है। ठीक है। तो इनकी सैन्य शक्ति में क्या होगा? वृद्धि होगा। दूसरा जैसे मैं बोलता हूं, दूसरा क्या होता है? पैसा। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो क्या है? एक ताकतवर बोलते हैं। 2 ही चीज में जनरली करते हैं ना हम लोग। तो इस समय पैसा चलता था क्या? नहीं चलता था। इस समय अनाज की मूल्य ज्यादा होती थी। तो कहने का मतलब है जिसका कृषि भूमि क्या होगा जी? ज्यादा होगा, वही क्या होगा? अब कृषि भूमि कैसे ज्यादा होगा? कृषि भूमि में धीरे धीरे लोहे के माध्यम से क्या होने लग गया? विस्तार होने लग गया। कृषि में क्या होने लग गया? विस्तार होने लग गया। कृषि की मात्राएं बढ़ने लग गई। कैसे बढ़ी वो हर एक चीजें मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। चलिए, लोहा से क्या कर सकते हैं? लोहा से एक तो खेतों की क्या हो सकती है? जुताई आसानी से हो सकती है। हो सकता है खेतों की जुताई पहले, है ना। खेतों की जुताई किससे करते थे? लकड़ी से। लकड़ी से कितना खोद पाएंगे? ऋग वैदिक काल में अगर बात करेंगे, खेतों की जुताई होती थी वो लकड़ी के फाल का प्रयोग होता था हल में, जबकि यहाँ हल में किसका प्रयोग होने लग गया? लोहा का फाल।
तो मुझे बताइए किस में खेती ज़्यादा होगी, उपज किस में ज़्यादा होगा, लोहे वाले। मतलब खेतों की जुताई अच्छी होगी, मतलब उत्पादन क्या होगा, उत्पादन में क्या होगा जी, वृद्धि होगा, है ना। दूसरी बात है ना, अगर जैसे ये हमारा खेत है, ये हमारा खेत है, आजू बाजू में क्या है जी, जंगल झाड़ी है, आजू बाजू में क्या है, जंगल झाड़ी है, ठीक है। अगर इस जंगल झाड़ी को हम लोग काट ले तो हमारा खेत का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है। और भाई लकड़ी से काट लोगे क्या पेड़ को, काटने के लिए कुछ औजार चाहिए ना, तांबा भी नहीं काट पाएगा। अभी तक तो तांबा का खोज हुआ था, कांसा का खोज हुआ था और पत्थर, तो जितना काटते थे लोग, है ना, उसमें सबसे मजबूत कौन था, पत्थर ही था। तो पत्थर से जितना काट पाए काट लेते थे, है ना। पर जैसे ही लोहा आया, लोहा को तेज किए, तो आज औजार किससे करते हैं, सॉरी पेड़ पौधे किससे करते हैं, लोहा से ही तो करते हैं, ठीक है। तो आज भी कट रहे हो। कहने का मतलब है कृषि भूमि में क्या होगा जी, हाँ, कृषि के क्षेत्र में क्या होगा, वृद्धि होगा। मतलब खेत की आकृति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब अल्टीमेट मतलब उत्पादन फिर से क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब पहले, है ना, पहले ये 1 एकड़ था, अब 1 एकड़ को इन्होंने सफाई करके, है ना, क्या बना दिया, 10 एकड़ बना दिया। मतलब उत्पादन में सडनली क्या होने लग गया, 1 एकड़ से 10 एकड़ बन जाना। समझ जाइए आप कितना परिवर्तन आएगा, आएगा परिवर्तन। मतलब इसका खेती बहुत ज़्यादा, मतलब संसाधन रूप से क्या होने लग गया, मजबूत होने लग गया। तो सिंपल सी बात है, क्या जन और जनपद मजबूत नहीं हो रहा है, सैन्य मामले में और संसाधन के मामले में क्या होने लग गया, मजबूत होने लग गए। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्लियर, ठीक है, ध्यान में रहेगा, है ना। तो ये जनपद मजबूत कैसे हो रहा है, क्योंकि उनके पास सेनाएं आ रही है, और दूसरा क्या हो रहा है, संसाधन में वृद्धि हो रही है। संसाधन में मतलब किस में, मूलतः कृषि उपज में, कृषि उपज में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इतनी बातें ध्यान में रहेगा, क्लियर। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहां मैं फिर से लिख देता हूं क्या, ऋग वैदिक काल, ठीक है। यहां क्या जाएगा, उत्तर वैदिक। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, राजा के बारे में बात करते हैं। राजा, जो राजा होता था उसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे जी राजा को, जनस्य गोपा, या फिर क्या बोला जाता था, गोपति, या फिर क्या बोला जाता था, गोपति कहा जाता था। जनस्य गोपा, इसका मतलब होता है जनता, जन से क्या होता है, जनता, तो जनता का जो रक्षा करेगा वही क्या कहलाएगा, राजा कहलाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, राजा के क्या कार्य होते थे, राजा के कार्य क्या होते थे, तो जनता की रक्षा करना, अर्थात किसकी रक्षा करना जी, कबीला बोलो या जनता की क्या करना, रक्षा करना, एक इस ये काम होता था। दूसरा काम क्या होता था, दूसरा काम क्या होता था, है ना, संपत्ति की, आज भी तो यही काम होता है राजा का, संपत्ति की क्या करना, रक्षा करना, है ना, ध्यान में रखेंगे। तो राजा का काम आज भी यही है और उस समय भी वही होता था। मतलब, है ना, कबीला या जनता की रक्षा करना, दूसरा होता था क्या, संपत्ति की रक्षा करना। उस समय मुख्य संपत्ति क्या होता था, बताइए मुझे, मुख्य संपत्ति क्या होता था, कौन से काल की बात कर रहा हूं मैं, ऋग वैदिक काल। मुख्य संपत्ति था क्या, गाय, इसीलिए नाम क्या जुड़ा है, गाय को संस्कृत में क्या बोलते हैं, गौ, तो गौपति, राजा का नाम क्या हो गया, गौपति, जो गौ की क्या करेगा, रक्षा करेगा। क्यों मुख्य संपत्ति गाय ही क्यों हुआ, भोजन था इनका, मुख्य भोजन था गाय का उत्पाद। डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है ना। ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य भोजन क्या होता था, तो क्या होगा, क्या होगा जी, इसके उत्पाद, इसके उत्पाद क्या होंगे, मुख्य भोजन क्या क्या होंगे उत्पाद में, दूध, दही, है ना, आओ खा लो पनीर, ठीक है, मक्खन, तो ये सब चीज़ें होता था। और जो भी छाछ वाछ लिखना है तो लिख लो, ठीक, ठीक है, ये सब होते थे, दूध, दही, घी, ये सब क्या होते थे, मुख्य भोजन। पनीर वनीर नहीं लिख लेना भाई, ठीक है, क्लियर। तो दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी, ये सब क्या होते थे उनके मुख्य भोजन। अब मुख्य भोजन मतलब जहाँ से पैदा हो रहा है वही क्या होगा, उनका मुख्य संपत्ति होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है बातें। इसीलिए राजा का काम क्या होता था, क्या काम होता था, गाय की रक्षा करना इनका मुख्य, है ना, कार्य होता था, ठीक है। अब राजा कभी भी अकेले काम करते हैं क्या, कहीं सुने हो, नहीं, है ना। तो राजा कभी भी अकेले काम नहीं करते हैं।
तो राजा की सहायता के लिए क्या होगा जी? हाँ, यहां लिख देता हूं मैं, राजा की सहायता के लिए क्या होते थे? पदाधिकारी होते थे। क्या होते थे? पदाधिकारी होते थे। और पदाधिकारी को क्या नाम दिया है? क्या बोला गया? पदाधिकारी को रत्नीन कहा गया है। क्या कहा गया है? रत्नीन कहा गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रत्नीन की संख्या कितनी थी? रत्नीन कितने थे? 12 रत्नीन थे। कौन से काल की बात कर रहा हूं मैं? ऋग वैदिक काल की बात करो। तो ऋग वैदिक काल में जो पदाधिकारी होते थे, पदाधिकारी मतलब राजा के सहायता करने वाला अधिकारी। ठीक है, जैसे 2-4 नाम देख लेते हैं। एक का नाम क्या होगा? पुरोहित। एक कौन होंगे? पुरोहित थे। ठीक है, दूसरा बोलेंगे क्या? सेनानी। दूसरा क्या होगा? सेनानी होगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? हाँ बिल्कुल, ग्रामीणी भी बोल सकते हो। तीसरा क्या है? ग्रामीणी। चौथा जी पूरब। चौथा क्या होगा? पूरब। पांचवा है ना, पुरोहित का मतलब क्या? पुरोहित का मतलब क्या? हाँ, पुरोहित का मतलब क्या? प्रधानमंत्री। पुरोहित कौन, किसको बोलते थे हम लोग? प्रधानमंत्री। मतलब जो मुख्य अधिकारी होता था राजा की सहायता के लिए, क्या होते थे? जो मुख्य अधिकारी होते थे उसे बोला गया क्या? पुरोहित। तो प्रधानमंत्री लिखा हो चलेगा। ठीक है, और ये प्रायः कौन होते थे उस समय में? ऋषि मुनि लोग, है ना। जिसके पास ज्यादा दिमाग है, ज्यादा ज्ञान है, वही उनका मुख्य सलाहकार। आज भी तो वही होता है। मुख्य सलाहकार कौन बनते हैं आज? आईएएस लोग ही बनते हैं ना। तो जिसके पास ज्यादा ज्ञान है वही क्या बनेगा? मुख्य सलाहकार बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो पुरोहित कौन है? जो ज्यादा ज्ञानी है वही है। तो ज्यादा ज्ञानी उस समय कौन होते थे? ऋषि मुनि लोग होते थे, है ना। सेनानी, तो याद रखिएगा उस समय सेनानी होता था मतलब सेना का क्या करता था? सैन्य नेतृत्व करता था। पर एक अपवाद याद रखिएगा। क्या? एक अपवाद याद रखिएगा। सैन्य नेतृत्व होता कब था? जब युद्ध होता था। ठीक है, कहने का मतलब है, एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, इनके पास, किनके पास? राजा के पास एक चीज नहीं था। क्या? स्थायी सेना। सेना कब बनते थे? जब युद्ध होता था तब सेना का क्या किया जाता था? तत्काल निर्माण किया जाता था। चलो रे लड़ने जाना है, चलो सब डंडा वंडा सब पकड़ो, चलो लड़ने जाना है। आज जैसे बोलते हैं ना, पारा पारा मोहल्ला में लड़ाई हो रहा है, तो ऐसे ही बोलते हैं ना। तो बस उसी तरीके से समझो, है ना। तो उस समय स्थायी सेना नहीं होता था। मतलब राजा का पैसा खर्च होगा क्या? भैया अगर स्थायी सेना रखेगा तो मुझे हर महीने पैसा देना पड़ेंगे, तो अभी देने की जरूरत है क्या? तो इस समय में ये धन कमाने का सोच ही नहीं रहे हैं। और मुख्य संपत्ति क्या है? तो युद्ध किस लिए होगा? जानवरों के लिए। युद्ध किस लिए होगा? जानवरों के लिए होता था। तो याद रख लेना, यहां मैं नोट करके लिख देता हूं। ठीक है, जो भी युद्ध होते थे उसका होता था क्या? जानवरों की प्राप्ति के लिए क्या होते थे? युद्ध होता था। जानवरों की प्राप्ति के लिए क्या होता था? युद्ध होता था। ध्यान में रखिएगा, जानवरों की प्राप्ति के लिए क्या होगा? युद्ध होता था। मुझे एक चीज और बताइएगा आप लोग, है ना। स्थायी सेना नहीं है। ठीक है, जब युद्ध हो रहा है तब क्या हो रहा है? सेना का निर्माण हो रहा है। तो अब तो वेतन देना पड़ेगा इसको, तो क्या देंगे? जो धन संपदा है वही देंगे ना। पशुओं के लिए लड़ाई हो रहा है, जीतने के बाद क्या करते थे? पशु को जब्त कर लेते थे। और पशु को ही क्या करेंगे जी? ये वाला लाल वाला गाय तोरे, है ना, फलाना गाय तोड़ रे, एला रखे रहो तुमने। ठीक, यही होता था। समझ में आए? तो लड़ाई जानवरों के लिए हो रही है, संपत्ति भी जानवर ही है। संपत्ति है क्या? जानवर में सबसे मुख्य संपत्ति कौन है? वो तो गाय है। तो जो बड़ा अधिकारी होगा उसको ज़्यादा गाय मिलेगा, 10 गाय मिलेगा। हाँ भैया ये बड़ा अधिकारी है, इन्होंने बड़ा योगदान दिया लड़ाई में, इसको 10 गाय देंगे, बाकी को 2-2 गाय बांट दो। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ हुआ करती थी। ठीक है, ग्रामणी, ग्राम का प्रमुख। पूरब मतलब जी कब, है ना, दुर्ग का रक्षा करने वाला। दुर्ग की रक्षा मतलब, दुर्ग मतलब क्या जी? किला। जहां राजा रहता था उसकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। ऐसे ही क्या मिलेगा आपको? दंड नायक भी मिलेंगे। ऐसे ही क्या मिलेंगे? दंड नायक। दंड नायक मतलब एक प्रकार का क्या होता था उस समय?
पुलिस होता था। एक प्रकार का क्या होता था? पुलिस होता था, जो घूम घूम के क्या करता था? देखता था कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना, ऐसा करके। तो इस प्रकार के क्या होते थे? पदाधिकारी होते थे। तो पूरा पदाधिकारी के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो केवल अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ऋग वैदिक काल की बातें कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, यहां इसके अलावा क्या होता था? इसके अलावा और क्या था जी? राजनीतिक संस्थाएं थी। इसके अलावा क्या था? राजनीतिक संस्थाएं यहां मौजूद था। ध्यान में रखिएगा, राजनीतिक जैसे आज की डेट में है कि नहीं है राजनीतिक संस्थाएं, है ना? जैसे आप लोग सुने होंगे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, सुने ना? तो वैसे ही यहां, है ना, विधानसभा का काम क्या होता है? मंत्रियों को कंट्रोल करना होता है। लोकसभा का काम क्या होता है? मंत्रियों को कंट्रोल करने का काम होता है। ग्राम सभा सुने होंगे, ग्राम सभा का काम क्या होता है? सरपंच को कंट्रोल करता है वो, मतलब जिसको जनता चुनती है ना, और जो मुख्य पदाधिकारी बन। मुझे एक चीज बताइए, कैसे कंट्रोल करता है? बाय द वे, अगर प्रधानमंत्री या जो भी सरकार है ना, वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कौन हटा सकता है? विधानसभा या लोकसभा, वही हटा सकते हैं। सरपंच को कौन हटा सकता है? ग्राम सभा। क्यों नहीं हट सकता है? ग्राम सभा हटा सकता है। अगर सरपंच का काम अच्छा नहीं है तो ग्राम सभा उन्हें हटा सकता है। मतलब कहने का मतलब है ना, वो जितने भी शासक वर्ग है उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो वैसे ही राजा कौन है? एक शासक है ना, तो उनको नियंत्रित करने के लिए यहाँ भी क्या होंगी? संस्थाएं होंगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी संस्थाएं थी। तो एक संस्था का नाम क्या था? क्या था जी? सभा। एक संस्था का नाम क्या था? सभा। एक क्या था? समिति। एक क्या था? समिति। इसके अलावा और थे क्या? बिल्कुल, और भी थे। एक का नाम था क्या? विदत था, विदत व गण, ठीक है। इसके अलावा और एक और मिलेगा आपको परिषद करके, एक और मिलेगा परिषद करके भी मिलता था, ठीक है। तो ये उस समय की क्या थी? राजनीतिक संस्थाएं थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा सभा के बारे में। सभा होता क्या था? तो सभा क्या होता था? जो एक्सपीरियंस लोग होते थे ना, उनका क्या बना दिया जाता था? एक क्या बना जाता था? ग्रुप, समूह बना दिया जाता था। उन्हीं को बोला जाता था क्या? सभा। तो जैसे पुराने समय में आप देखे होंगे ना, अहम फैसले कौन करते हैं? बड़े बुजुर्ग लोग। अहम फैसले कौन करते हैं? बड़े बुजुर्ग लोग अहम फैसले करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही काम कौन करेगा? सभा करेगा, ठीक है। तो सभा मतलब क्या? सभा मतलब क्या? विद्वान व अनुभवी लोगों का, क्या है ये? अनुभवी लोगों का क्या है ये? समूह है। अनुभवी लोगों का क्या है ये? समूह है। ध्यान में रखिएगा, इसका जो प्रमुख होगा, इसका जो प्रमुख होगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सभापति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सभापति कहलाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, कार्य क्या होंगे? कार्य क्या होंगे जी? है ना, राजा पर क्या करना? नियंत्रण। राजा पर क्या करना? नियंत्रण करना। दूसरा बड़ा काम क्या होता था? न्याय प्रदान करना। दूसरा काम क्या होता था? न्याय प्रदान करना होता था। याद रखिएगा, ये इनके जो भी आदेश होते थे, इनके जो भी क्या होते थे? आदेश होते थे, वो राजा पर क्या होता था? बाध्यकारी होता था। राजा पर क्या होता था? बाध्यकारी होता था। इसका मतलब है इन्होंने जो भी आदेश दिया, सभा ने जो भी आदेश निकाला है, राजा को उसे मानना ही पड़ता था। क्लियर? बातें समझ में? तो राजा को नियंत्रित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा गया था ऋग्वेद का, ऋग्वेद में सभा का वर्णन कितने बार मिलता है? तो कितने बार मिलता है? कितने बार मिलता है? कितने बार जी? 8 बार। सभा का वर्णन कितने बार है? 8 बार मिलता है। एग्जाम में आया हुआ था ये, ठीक है। ऋग्वेद में सभा का वर्णन कितने बार है? तो कितने बार है? 8 बार है। तो क्योंकि हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या जाएगा? समिति। समिति क्या थी? समिति था जनप्रतिनिधि संस्था। समिति क्या था? जनप्रतिनिधि संस्था, ठीक है। मतलब बहुत सारे जनता के बीच में से एक को क्या चुना जाएगा? समिति का सदस्य चुना जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्या चुना जाएगा? समिति का सदस्य चुना जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे ही अलग अलग, जैसे बहुत सारे 20 हो गए, 20 से सदस्य चुनते जाएंगे, है ना, या बहुत सारे ग्राम हो गए, तो ग्राम से अलग अलग सदस्यों को किसके लिए चुना जाएगा, समिति के लिए चुना जाता था। तो जनप्रतिनिधि संस्थाएं मतलब उस गांव को वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, है ना। इसका जो प्रमुख होता था क्या कहलाता था, क्या बोलते थे इसके प्रमुख को जी, क्या बोलते थे, ईशान। क्या कहलाता था, ईशान। ईशान समझते हो क्या होता है, क्या होता है ईशान है? हाँ साकेत बताओ क्या होता है ईशान। दिशा जानते हो, दिशा, दिशा जानते हो, दिशा, उसी को तो बोलते हैं जी ईशान। ईशान कोण बोलते हैं ना, कौन से कोण को बोला जाता है, उत्तर पूर्व जो दिशा होता है उसी को बोला जाता है ईशान कोण। उसका बहुत बड़ा महत्व अगर आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है, ये हम लोग पढ़ते हैं ना ऐसे, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। टोटल दिशा को बोलेंगे तो कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। कल मैं सभी से पूछूंगा कौन कौन से 8 भाग है, इतना तो जान गए होगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, है ना। पर छत्तीसगढ़ी में कुछ और बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरा है ना आपसे मतलब ये है कि आप इसे छत्तीसगढ़ी में बताएंगे। हाँ प्रार्थना जी, एक सेकंड ना, अभी नहीं है। ये पूरा बोलना। हाँ बोलिए। बोलेंगे प्रार्थना जी एक बार, पंजे को क्लिक कीजिए तो। चलिए, तो ये सबको पता होना चाहिए। रक्षाऊ मतलब, हाँ उत्ती, उत्ती समझ में आ रहा है। रक्षाऊ का मतलब क्या होता है, आया हुआ एग्जाम में, क्यों नहीं आ सकता एग्जाम में, बिल्कुल आ सकता है। और ऐसा मत सोचना कि ये केवल सामान्य ज्ञान तो पूछता है ना आपसे, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है कि नहीं सिलेबस में, मत सोचना कि छत्तीसगढ़ी भाषा, इसको एक सामान्य ज्ञान ही है ना। उत्ती को मतलब क्या होता है, उत्ती और मूर्ति को समझ जाते हैं। रक्षाऊ और भंडार क्या होता है, इसमें लोगों को बहुत सारा क्या होता है, कंफ्यूजन रहती है, और लोगों को पता भी नहीं रहता है, लोगों को पता भी नहीं रहता है। ठीक है, क्लियर। तो बना सकते हैं ना इसको, ईशान कोण मतलब ऐसा लिखते हैं ना, ईशान, नॉर्थ ईस्ट, और सबसे उत्तम दिशा माना जाता है इसे, अगर आपके नॉलेज में होगा तो। ईशान कोण का मतलब सबसे उत्तम दिशा माना जाता है, इसीलिए बोला जाता है कभी भी पढ़ाई करो तो फेस इस दिशा में होना चाहिए, पूजा करो तो फेस इस दिशा में होना चाहिए, है ना। बोलते तुलसी चौरा घर का कौन सी दिशा में होना चाहिए, इसी दिशा में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ यहीं से क्या आता है जी, क्या आता है, क्या आता है, ऊर्जा। यहीं से क्या आता है, ऊर्जा का जो प्रवाह है ना, इसी दिशा से होता है ना। तो ज्ञान का संचार भी क्या है, ऊर्जा ही है। तो ध्यान में रख लेना, जैसे ज्योतिषी लोग बताएंगे ज़्यादा अच्छे से इसको, है ना। मैं बताऊंगा तो फिर पता चला मैं ही ज्योतिषी बन गया, बेचारे लोग का फालतू में धंधा पानी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जनप्रतिनिधि संस्थाएं, ठीक है। सब तो धंधा पानी, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, ये भी धंधा पानी ही है, सब वही है। ठीक है, व्यवसाय बन गया सभी चीज़ें। ठीक है, चलिए, जनप्रतिनिधि संस्था, ठीक है, क्या है, इसके प्रमुख को क्या बोलते थे, ईशान कहा जाता था। अब इसका क्या होगा, इसका भी क्या होगा जी, इसका भी क्या होगा, कार्य, इसका भी क्या होगा, कार्य होगा। क्या काम होगा इसका, क्या काम होगा, एक तो होगा क्या, राजा का क्या करना, चुनाव। एक काम क्या होता था, राजा का क्या होगा, चुनाव होगा। मतलब राजा का चुनाव का मतलब ऐसे वोटिंग नहीं होगी यहाँ पे, मैं बताऊंगा। यहाँ वंशानुगत शासन चलते थे, यहाँ क्या चलते थे, वंशानुगत। वंशानुगत मतलब राजतंत्र, मैं पूरा क्लियर करूंगा अभी। ठीक है, दूसरा काम होता था क्या, दूसरा काम होता था, है ना, धन का क्या जी, धन का क्या करना,
क्या करना, बंटवारा। और धन क्या था यहाँ, धन क्या था, युद्ध के बाद जो भी लूट का सामान होता था, जो भी लूट में जो भी लूटते थे युद्ध के बाद जो भी मिलता था उसको बांटने का काम कौन करता था, यही समिति करता था। हाँ, 2 गाय तेरा, 4 गाय मोर रही, फलाना तोड़ गई, ते गोल्ला लेके जा भैया, ते कुछ पीछू रेस। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते थे, इन लोग धन का आवंटन करते थे। ठीक है, समझ में आएगा। इसका मुख्य काम न्याय करना, इसका मुख्य काम धन का आवंटन करना। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। विदत और गण है ना, विदत और इसका काम क्या था, तो इसी में मैं कर देता हूं क्लियर छोटा करके। ठीक है, विदत और जो गण होते थे, ऑनलाइन इतना दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो विदत और गण का काम क्या होता था, धार्मिक व असैनिक कार्य होते थे। धार्मिक व क्या होते थे, असैनिक कार्य होते थे, ध्यान में रखिएगा। और यही था उस समय का क्या, यही उस समय का क्या था जी, प्राचीनतम संस्थाएं थी। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले विदत गण लोग बने। ये मतलब वो बनो, समूह बना, विदत और गण पहले गांव का बने, फिर धीरे धीरे गांव मजबूत होकर क्या बना जी, कबीला बना। तो प्राचीन संस्थाएं क्या होगी, जो गांव में होगा वही होगा प्राचीन संस्थाएं। जैसे गांव में बोलते थे ना, पहले क्या होता था, गांव का अपना क्या होता था, एक पंचायत होता था, हर गांव का होता था ना, पंच परमेश्वर करके चलता था। ठीक है, तो गांव में कुछ भी दिक्कत आता था तो बैठक होता था, तो आज भी होता है ना। आज बैठक का स्वरूप बहुत ज़्यादा बदल गया है। मैं गया था 1-2 बार, मज़ा आ रहा था, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था सुनने में, है ना। एक कुछ और बोल रहा है, उसका संबंध उत्तर से, एक बोल रहा है दक्षिण की बातें कर रहे हैं। बड़ा मतलब आजकल सरावरा बहुत ज़्यादा वो हो गया है, हावी हो गया है गाँव वगैरह में भी, है ना, सब जगह हो गया है लगभग। ठीक है, तो मैं ऐसे ही गया हुआ था मीटिंग में, मैं बोला मेरे यहाँ भैया बोले जाना यार मैं थका हूँ, एक बार मीटिंग में चले जाता हूँ। मैं बोला ठीक है, तो क्या करना है, बोले मैं बोला कुछ मत करना, जाके बैठे बस रहना बुलेट में। बोला ठीक है करके। अब मैं बैठा था चुपचाप कोने में, तो जैसे बात चल रहा था, हमारे पास इतना इतना धन कलेक्शन हुआ है इस साल, तो धन का क्या करना चाहिए, है ना। तो एक जन एक बोलता है, हम लोग आहता खोल देते हैं यहाँ पे, दारू की शीशी इधर उधर पड़ी रहती है। मैं बोला गजब का कहानी चल रहा है, एक कुछ और बात कर रहा है, एक कुछ और ही बात कर रहा है करके। तो ये आजकल का मतलब ना जनरेशन बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई है, वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानी। और सिंपल सी बात है, वाकई में गांव वगैरह में काफ़ी धन रहता है ना। सबसे गलत काम हो रहा है तो एक चीज़ हो रहा है क्या, अगर मैं सबसे बात बोलूँगा तो लोग लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, पर एक चीज़ को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्या, जो हर चीज़ को बदलेगा। मैं अभी कुछ बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, आप सभी को जानकारी होगा, है ना, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत तेज अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे जिनको अभी भी जोड़ना घटाना नहीं आ रहा है। और ऐसे केवल मैक्सिमम बच्चों की बात है, मैक्सिमम बच्चों को, है ना, वो अभी तक क्लास 5th लेवल में आ चुके हैं, क्लास 6 सॉरी, हम लोग तो पढ़ाई 6 से चालू कर रहे हैं, है ना, मैं पढ़ाता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, जो 6 में आ रहे हैं, है ना, ध्यान में रखेंगे। तो ये जो 6 में आ रहे हैं, इन बच्चों को जोड़ना घटाना नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे बताइए, कुछ कर सकते हैं, डिवाइड करने नहीं आता है, तब क्या करेंगे। क्योंकि होता क्या है, स्कूल में पास होने के लिए रटवा दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, रटवा दिया जाता है। एग्ज़ाम ख़त्म, अगले दिन 0, है ना, 4 दिन बाद पूछोगे बेटा इसको डिवाइड करो, तो वो क्या होता है, ऐसा हो जाता है। तो सिस्टम से वही है, एक सिस्टम बनाना ही पड़ता है इन चीज़ों के लिए। इन चीज़ों को अगर दूर करना है ना, तो जब तक सिस्टम नहीं बनाएंगे तब तक चलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और मुझे बताइए कितने, मैं दूसरे की बात नहीं करता हूँ कभी भी, मैं उदाहरण सबसे नियरेस्ट देखता हूँ, और सबसे पहला उदाहरण में चालू होता है मेरे खुद के घर से, मैं दूसरे की कभी बात नहीं करता हूँ, है ना। उदाहरण पहले मेरे घर से चालू होगा, मेरे पड़ोसी से चालू होगा, है ना, मेरे गाँव से चालू होगा, तब जाके मैं दुनिया की बात करूँगा। क्योंकि सबसे पहले बदलना किसको है, वही आपका उदाहरण है। समझ में आ रहा है ना, तो वो चीज़ें हैं, तो ध्यान रखना। आप खुद अपने आसपास देखने होंगे या घर में देखते होंगे, आप बच्चे के पढ़ाई के लिए कितना सहयोग देते हैं। खैर जिनके बच्चे वही लोग जानेंगे, या जिनके बच्चे नहीं, अड़ोसी पड़ोसी की बात कर लो या खुद की ही बात कर लो, आपके पेरेंट्स ने आपके पढ़ाई के ऊपर कितना ध्यान दिया है। खुद की बात करो ना, दूसरे की क्या बात करना है।
कितना समय देते थे आपको पढ़ने के लिए, या आपके साथ कितना बैठते थे? और वही गलती हम लोग भी दोहरा रहे हैं ना। मैंने एक ही चीज़ बताया, अगर जीवन में बदलाव चाहिए तो बदल सकता है तो वो कौन? केवल एजुकेशन ही है, क्योंकि एजुकेशन ही है जो सोच विचार और हर चीज़ को बदल देता है। रहन सहन खान पान हर एक चीज़ों को बदल देता है, तरीके और सलीके सबको बदल देता है। सुने होंगे ना महात्मा बुद्ध की कहानी, कई सारे कहानियाँ जो है, ऐसे उनके ज्ञान ने ऐसे ऐसे लोगों को बदल दिया जो कभी जीवन में बदलना नहीं चाहते थे। तो केवल बदलाव करता है तो कौन? एजुकेशन और शिक्षा बदलाव करता है ना। भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या बोला? क्यों उन्होंने स्त्री शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया? अकेले लड़ाई लड़ा उन्होंने, सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए लड़ी है कि हर महिलाओं को क्या है? पढ़ना आवश्यक है। केवल उन्होंने ही नहीं लड़ा है, बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ी है स्त्री शिक्षा के लिए, पर सबसे ज़्यादा कानूनी तौर पर उन्होंने लागू करवाया। हिंदू कानून जैसे है ना, महिला पुरुष को पढ़ाना है, ये बातें उन्होंने कही थी। ठीक है, तब जाके हमारे भारत में आज़ादी के बाद वो चीज़ें लागू हुआ। उसके बाद भी आज भी देखो ना, आज भी सुधरा है क्या? नहीं सुधरा है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा बदलाव हमको लाना होगा। दूसरे घर में क्यों? आप लोग जैसे है बच्चे वगैरह तो होंगे, कितना समय देते हैं? थोड़ा बहुत समय देते हैं ना, कम से कम। परिणाम क्या मिलता है? कुछ मिलता है? हाँ हाँ हाँ, नहीं आप कुछ मत कीजिए, समझाइए भी मत, है ना। केवल बैठिए बीच बीच में, बस बोलिए उनको, बेटा बढ़ रहा है ना, अरे वाह गुड, ये मेरा लड़का है, बस इतना ही करना रहता है बच्चों को। गुड, गलत किए ना जहाँ पे, वहीं पे रोक दो। और जिस दिन गलतियों पे रोकना सीख जाओगे, सिखा दोगे ना उनको, कि वो करेंगे ही नहीं फिर वो चीज़ें दोबारा, अपने आप होती है। तो आपको वहाँ बैठ के उसको पढ़ाना नहीं है, मॉनिटर बस करना है, एक प्रकार का मॉनिटरिंग का काम होती है ना। ये हर चीज़ें हर जगह पे लागू है ना। और सिंपल सी बात है, मेरे यहाँ में मेरे पिताजी पढ़ाया करते थे, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, पढ़ाया नहीं करते थे, ऐसे ही बैठते थे। अब घर छोटा रहता तो जानते हो कहाँ, घर छोटे होने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्या सब आजू बाजू में ही बैठे रहेंगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे। उससे आपसी परिवार की आपसी चीज़ें कई बार क्या होती है, लड़ेंगे भी, कोई बात नहीं, लड़ाई भी अच्छी होगी, पर जा भी तो नहीं सकते। अब क्या हो, घर सब बड़ा बड़ा बना लिया है, लड़ाई लड़ने के बाद वो अपने रूम, ये अपने रूम, 4 दिन तक बात ही नहीं हो रहा है। तो ये ड्रॉबैक भी है, खैर उसमें बाद में आते हैं। तो चीज़ों को थोड़ा बदलाव करना है। तो धार्मिक और असैनिक कार्य कौन करते थे? विदत और गण करते थे। और विदत और गण इस समय की क्या थी? प्राचीनतम संस्थाएं थी। बाद में क्या बना? सभा और समिति बना। मैं महिलाओं वाला बात इसलिए बता रहा था कि यहाँ उस समय महिलाएं किसमें शामिल थी? महिलाएं किसका सदस्य हुआ करती थी? सभा और समिति का क्या हुआ करते थे? सदस्य हुआ करते थे। जैसे आज है ना, लोक राज्यसभा और विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा है कि नहीं है, तो वहाँ भी महिला सदस्य है। तो वैसे ही क्या था, महिला भी किसके सदस्य हुआ करते थे? सभा और समिति की क्या हुआ करते थे? सदस्य हुआ करते थे। क्लियर? इस बात को ध्यान में रखिएगा। हेलो, हाँ सर, हेलो, ठीक है। अब मुझे बताइए इनका कामकाज कैसे चलेगा? क्या यहाँ टैक्स प्रणाली होंगे? राजा है तो क्यों नहीं होगा? जहां शासन और प्रशासन है, इसका मतलब क्या होगा जी? हा? अगर जहां शासन है तो यहां कैसे शासन चलते थे? मैंने बताया अभी, कैसा शासन चलता था? राजतंत्रात्मक। और राजतंत्रात्मक का मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसी को बोलते हैं क्या? वंशानुगत सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं? वंशानुगत सिस्टम बोलते हैं। मतलब राजा के परिवार से ही अगला कोई क्या बनेगा? राजा बनेगा। जरूरी नहीं कि राजा का बड़ा बेटा बनेगा, राजा का छोटा बेटा बनेगा, वो अलग तय होता था। अब उस समय तो वो संतान बहुत सारे हुआ करते थे, है ना। तब बने तो कौन कौन बने? तो उसको कौन चुनाव करता था जी? समिति। काम किसका होता था? जनता चुनाव नहीं करती थी, है ना, वो समिति का काम होता था। क्लियर? समझ में आया? चलिए, अगर शासन है तो यहाँ क्या होगा? क्या होगा? कर प्रणाली जरूर मौजूद होगा। ठीक है, तो कर क्या होना चाहिए? यहाँ क्या होगा? आप लोग कोशिश कीजिए।
आप लोग क्या कमाते हो अभी? पैसा। तो क्या भरते हो? अरे पैसा ही भरते हो ना, पैसा कमाते तो पैसा भरते। उनको क्या मिलता था उस समय? गाय मिलता था। तो क्या करेंगे? गाय ही देंगे। क्या देंगे? गाय देंगे। पर अब गाय को, राजा गाय को क्या देगा? राजा ही खुद उनको दे रहा है ना। तो उस समय चलता था क्या? बलि। और बलि कैसा होता था? स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। दिया जाने वाला कर होता था, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और यही होता था आपका बलि कर। इसी को हम क्या बोलते थे? बलि कर। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपने लड़ाई में सहयोग दिया, हमने आपको गाय दिया, आपको हमें क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। तो बलि कर होता था। और गाय को नहीं मारते थे उस समय, याद रखिएगा, है ना। गाय की उस समय क्या होती थी? पूजा होती थी, है ना। जैसे अभी खैर बाद में बताएंगे, नहीं तो फिर ज्ञान की बातें हो जाएगी, ठीक है, ध्यान में रहेगा। अब देखते हैं ये सब में परिवर्तन कैसे आया। देखिए परिवर्तन को, अब देखिए ना। चलिए, उत्तर वैदिक काल में इन सब चीज़ों में क्या क्या परिवर्तन आया, उन चीज़ों को हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले, है ना, ये जो जनस्य गोप या गोपति, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं? राजा की बात कर रहे हैं। अर्थात किसकी बात कर रहे हैं? राजा की बात कर रहे हैं। अब राजा क्या हो गया? धीरे धीरे जी, राजा क्या हो गया? शक्तिशाली हो गया। राजा क्या हो गया? शक्तिशाली हो गया। मुझे एक चीज बताइए, ऋग्वेद में प्रशासन की कौन सी इकाई का नाम नहीं मिलेगा? ये है ना आपका प्रशासनिक इकाई, कहाँ है जी? ये है आपकी प्रशासनिक इकाई। मुझे बताइए ऋग्वेद में कौन से प्रशासनिक इकाई का नाम नहीं मिलेगा? जनपद का नाम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये बता सकते हो ना आप, क्योंकि जनपद कब आया है? उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल के बारे में कौन बताता है? कौन बताता है? ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, है ना, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बताता है। ऋग्वेद थोड़ी ना बताता है इनके समय के बारे में। ऋग्वेद तो इस समय के बारे में बताता है। इसका मतलब ऋग्वेद में कौन सा शब्द नहीं होगा? जनपद शब्द का वर्णन एक भी बार नहीं मिलेगा। ध्यान में रहेगा। यहां मैं नोट करके लिख दूं, नोट लिखूं, ऋग्वेद में जनपद शब्द का क्या नहीं है? उल्लेख नहीं है। ठीक, ये आप लोग कर लेना, क्लियर। चलिए, हाँ क्या बता रहा था मैं? यहां राजा क्या हो गया? शक्तिशाली हो गया, है ना। अब राजा के पास क्या आ गया? सैन्य शक्ति आ गया। और राजा के पास क्या आ गया? क्या आ गया जी? आर्थिक शक्ति क्या हो गई? बढ़ गई। अब आर्थिक शक्ति बढ़ी तो राजा ने क्या किया? सेना का क्या रखने लग गया? यहां आ गया राजा के पास क्या? स्थायी सेना। पहले था क्या स्थायी सेना? नहीं था। अब राजा के पास क्या आ गया? स्थायी सेना आ गया। कारण? पैसा आ गया, धन आ गया। पैसा मतलब धन संपदा की बात हो रही। आर्थिक जैसे आया, कृषि बढ़ रहा था ना भाई, कृषि बढ़ रहा है तो इसके पास पैसा आया। तो सिंपल सी बात, मेरे पास पैसा आ गया, मैं कार खरीदूंगा, हो सकता है हेलीकॉप्टर वगैरह भी खरीद दूँ। अभी किसी का आया था, हाँ अभी 2-3 दिन पहले की बात, नहीं 2-3 दिन से ज़्यादा हो गया होगा, बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है अभी कोचिंगों का, बहुत खतरनाक टाइप का, है ना। क्या लड़ाई चल रहा है पता है आप लोगों को? मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ, तुमको पढ़ाने नहीं आता है, तुम्हारा सलेक्शन, है ना, तुम सलेक्शन नहीं देते हो, केवल लोगों को क्या बनाते हो? बेवकूफ़। एक बोलता है ना, मेरे पढ़ाई से सलेक्शन होता है। ये इस प्रकार की चीज़ें आजकल कोचिंगों में चल रही है। और वाकई में सही बात है, ये हो भी रहा है ना। और सलेक्शन हो रहा है तो फोटो टांगना भी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी मैं समझता हूँ मैं। क्यों नहीं? पता चलना नहीं, इससे लोग मोटिवेट भी होते हैं। होते कि नहीं होते मोटिवेट, है ना। अब लोग अलग समझते हैं, इसका मतलब बहुत गलत है ना। एक तो हमारे यहाँ ही बहुत सारी चीज़ें दिखेगा, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कोचिंगों की आपस में अनबन सनबन चल रहा है ना। कोई यूट्यूब को लेकर मारामारी है, कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, कुछ भी आते रहते हैं, है ना। मेरा कभी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, जिसको जो करना है करो। मेरा काम ना तो जवाब देना, नहीं मैं तुमको जवाब क्यों दूँ भाई? मैं एक शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाने वाला, तो मैं जवाब तो बच्चों को दूंगा भाई, सीधी सी बात। मतलब जिनको हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं को जवाब देंगे। आप फैकल्टी को क्यों जवाब दें, दूसरे फैकल्टी को?
हमारा क्या संबंध उनसे? तो हम आपसी चीज़ें है ना अच्छे करने के लिए आपस में संदर्भित हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, पर बच्चों से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड अगर बातें आती है तो जवाब देने का अधिकारी उनको नहीं है हमारा। हम रिस्पॉन्सिबल किन के लिए है? स्टूडेंट के लिए है। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ें होती है। और मैं यही सीधे एक लाइन में बोलता हूँ, सिलेक्शन के लिए कोई इकलौता टीचर भागीदारी नहीं होता है, जब तक स्टूडेंट ना चाहे तब तक। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग केवल मार्गदर्शक ही कहलाते हैं। आज भी मार्गदर्शक हैं और कल भी क्या रहेंगे? मार्गदर्शक ही रहेंगे। आपका काम क्या है जी? पढ़ना। आपका काम क्या है? पढ़ना। तो वो आप पढ़ना ही है। और जब तक मैं कितना भी पढ़ा लूँ, आप जब तक नहीं चाहेंगे, होगा क्या सिलेक्शन? मतलब सिलेक्शन के जिम्मेदार कौन हुए फिर? आप ही हुए ना। मैं कहाँ से हुआ? जब मैं सिलेक्शन का जिम्मेदार नहीं हूं तो आपको सेलेक्ट नहीं होने का जिम्मेदार भी मैं नहीं हूं, दोनों का जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने तो आपको मार्ग दिखाया है, चलने की जिम्मेदारी आपकी थी। आपने चला है कि नहीं चला है ये आप पर निर्भर करता है। आपने देखा कि वहाँ कांटा है तो आपने चलने का नहीं सोचा, तो वही घबरा गए आप। पर कांटों में भी चलना है। अगर आपको बोला गया कि चलना है तो कांटा हो या कुछ भी हो, आपको चलना ही है। दर्द होती है, दर्द को क्या करना है? सहना है। तो यही तो होती है पढ़ाई। तो अभी धर्म युद्ध चल रहा है अभी, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग, मेरे मुझे मज़ा आ रहा था, मतलब देख रहा था यार, मतलब इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो कोई? सिंपल सी बात है। चलिए आपके यहाँ कारण सिलेक्शन हुआ, ये हुआ, जो भी हुआ, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के पढ़ाने से सिलेक्शन तो नहीं होता है। किताबों का भी तो योगदान है। किताबों का नाम क्यों नहीं लिखते फिर? है ना? मुझे है ना, बहुत सारे लोगों ने ऐसे चीज़ें करके रखी है और बहुत सारे अभी पूरा विवाद, अब क्या थोड़ा पारदर्शिता आ रहा है चीज़ें। आपके बच्चे भी समझ जाते हैं, यूट्यूब में सब चीज़ आ जाता है, मतलब ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो समझ में आ जाता है उनको कि भैया हमें कहाँ पढ़ना है, नहीं पढ़ना। पर कई लोग अभी भी भटक रहे हैं, देखा हूँ मैं कई लोग, है ना, बहुत भटकते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, ये है। मैं सीधा बोलता हूँ, कौन सा कोचिंग अच्छा है? आप बताओ कौन सा अच्छा है? बताओ जी। सब अपने आप में अच्छा है। हाँ, पढ़ना आपको है। आप कहीं भी रहो, आप पढ़ बिल्कुल सकते हो। आपने कितना किया ये निर्भर करता है। आपका काम नहीं कोचिंग अच्छा है कि बुरा तय करना। आपका काम क्या है जी? पढ़ना है, तो वो आपको करना है। तो यहाँ फलाना कोचिंग अच्छा नहीं है, ढेकाना कोचिंग ऐसा है, अरे मतलब किताब की सेम बात होती। कोई भी किताब अच्छा या बुरा नहीं होता है। आपने कितना बार पढ़ा है वो तय करता है। तो कम से कम कोई भी किताब कितनी बार पढ़नी होती है? कम से कम जी 3 बार। याद रख लेना, एक ही किताब रखो और एक किताब को कितनी बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना होता है ना। एक बार तो रिवीजन होता है उसमें, 2 बार आप पढ़ते हैं, एक बार है ना रिवीजन है। वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे संविधान या इतिहास को भी पढ़ोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा जब आप तीसरे बार पढ़ोगे तो सोचिए, इतनी बड़ी किताब 3 से 4 दिन में ख़त्म भी हो जाती है। कोई बड़ा चीज़ है क्या 3 से 4 दिन देना? मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम के 15 दिन पहले अगर चालू करते ना, तो 3-3 दिन हर सब्जेक्ट को देंगे ना, तो आराम से रिवीजन हो जाता है। कुछ कुछ को तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है। वो आपको पढ़ना नहीं होता है उस समय, क्या करना होता है? अच्छा, राजा, सैन्य शक्ति, आर्थिक, बस खत्म। ऐसे ही पढ़ते, रिवीजन ऐसे ही होता है। हमने देख लिया राजा अच्छा, शक्तिशाली, सैन्य शक्ति अच्छा। राजा के पास क्या होता था? स्थायी सेना होता था, खत्म। कितना सेकंड लगा? 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है इतने सारे चीज़ को रिवाइज करने में। तो सोचिए कितना स्पीड होता है उस समय, तीसरे राउंड में जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो। ठीक, आगे बढ़े। यहाँ भी राजा का पद कैसा था? यहाँ भी राजा का पद कैसा था जी? वंशानुगत था, है ना। ध्यान में रखिएगा इस बात को। यहाँ राजा की शक्ति में क्या हुआ? पहले से ज़्यादा वृद्धि हुआ, तो राजा का महत्व तो बढ़ गया, है ना। अब राजा धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? राजा की शक्ति में जैसे ही वृद्धि होगा, है ना, तो वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? निरंकुश होने लग जाता है ना। तो पहले निरंकुश नहीं था राजा, अब धीरे धीरे क्या होता जाएगा? निरंकुश होते जाएगा। उत्तर वैदिक काल के जब आखिरी चरण आने लग गए,
है ना। मतलब 600 ईसा पूर्व का जब समय चल रहा था तो राजा बहुत ज़्यादा क्या होने लग गया, धीरे धीरे निरंकुश होने लग गया। क्यों निरंकुश, मतलब इस पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं लगेगा, अंकुश नहीं लगेगा। ठीक है, अब ध्यान में रखेगा पदाधिकारी का महत्व अभी बनने लग गया। पदाधिकारी की बात करते हैं, किसमें था, नेक्स्ट पेज में था क्या, पदाधिकारी। ठीक है, चलिए पदाधिकारी के बारे में बात करते हैं। पदाधिकारी, पदाधिकारी को इस समय भी क्या बोलते थे, रत्नी नहीं कहा जाता था, कभी कभी रत्नी शब्द भी मिलेगा, है ना। कितने रत्नी थे जी, 17 थे कि 22 थे, चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, अभी मुझे 17 का ध्यान में आ रहा है। ठीक है, तो रत्नीन कितने थे, 17 हुआ करते, मतलब रत्नीन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ध्यान में रखेगा मुख्य रत्नीन याद रखना कौन सा, भागदूत, कौन सा याद रखना है, भागदूत। और जी एक और याद रखना है आपको, स्थानिक। भागदूत, भागदूत मतलब क्या होता था, खजांची। क्या होता था, खजांची। अब इसकी जरूरत हो गई। स्थानिक मतलब जो कर को क्या करेगा जी, संग्रहण करेगा, क्योंकि यहाँ क्या आ गया है, नियमित कर आ जाएगा। और नियमित कर को क्या करके रखना है, इकट्ठा। खजांची का मतलब क्या, जो लेखा जोखा बनाता है, कितना पैसा आया, आय व्यय का क्या करने वाला, हिसाब किताब रखने वाला, लेखा अधिकारी। भागदूत तो नहीं, स्थानिक नहीं है, कुछ और नाम है इसका, रुकिए ना, है? क्या बोल रहे हो, स्थापति नहीं, स्थापति भी नाम नहीं है। क्या नाम है जी, चलिए मैं थोड़ी देर में याद आता है तो बता देता हूँ, है ना। संग्रहित, ठीक है, संग्रहित। एक होता था भागदूत और एक होता था क्या, संग्रहित। तो संग्रहित का मतलब क्या, संग्रह करना। संग्रहित का मतलब क्या, संग्रह करना। मतलब ये किसको संग्रह करेगा, जो अनाज का उत्पादन हो रहा है उसको संग्रह करके लाएगा। किसको देगा, भागदूत को देगा। ये प्रमुख 2 अधिकारी बन गए अब, है ना। प्रमुख अधिकारी इन्हीं लोग रहेंगे। तीसरा जो प्रमुख अधिकारी, सबसे बड़ा जो अधिकारी था उस समय, कौन हो गया, सेनापति। क्यों, क्योंकि भैया सेना ही सब कुछ कर रही है। युद्ध में शक्तिशाली बन कैसे रहा है जनपद, एक जन दूसरे जन को क्या कर दे रहा है, हरा दे रहा है। जैसे 2 जन की आपस में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो एक जन दूसरे जन को क्या कर दे रहा है, हरा दे रहा है अपने में, और क्या कर दे रहा है, मिला दे रहा है, और क्या बन जा रहा है, ये जनपद बन रहा है। तो हराएगा कैसे, किसकी सहायता से, सेनापति की सहायता से। मतलब सबसे बड़ा अभी प्रमुख अधिकारी कौन हो गया, सेनापति। पहले कौन था, पुरोहित था। तो अंतर समझ में आ रहा है, क्या अंतर हो रहा है ना। पहले ये अधिकारी मिलेंगे क्या, भागदूत और संग्रहित, नहीं मिलेंगे, क्योंकि नियमित कर था ही नहीं। अभी नियमित कर आया तो भागदूत और संग्रहित नामक अधिकारी हो गए। रत्नीन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। बाकी तो ये सब लोग थे ही, ठीक है, बाकी लोग थे ही। चलिए, हाँ, पुरोहित भी था। अब पुरोहित केवल क्या करेगा, पूजा पाठ करेगा, यज्ञ हवन करेगा, है ना। यहाँ यज्ञ का महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना। देखिए मैं और बताते जा रहा हूँ, बहुत सारी बातें बता, है ना। जब उत्तर वैदिक काल आया तो राजा को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जानने लग गया। अगर मैं बात करूंगा जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है उसमें राजा को क्या बोलते थे जी, राजा को क्या बोलते थे, सम्राट। क्या बोला जाता था, सम्राट कहा जाता था, ठीक है। जो उत्तरी क्षेत्र थे राजा को उसको क्या बोलते थे, वो क्या कहलाता था, विराट कोहली। दिल्ली के है ना, विराट कोहली कहाँ के हैं, दिल्ली के। तो दिल्ली का उत्तर भारत में है, तो ऐसे याद रखेंगे। उत्तरी क्षेत्र में जो भी राजा होता था उसको किस नाम से जाना जाता था, विराट। सम्राट, सम्राट कहाँ के राजा कहलाते थे, पूर्वी क्षेत्र के कहलाते थे। पश्चिमी क्षेत्र में जो राजा होते थे उसको बोला जाता था क्या, स्वराट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, स्वराट कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो दक्षिणी क्षेत्र होते थे उसको क्या बोलते थे जी, है ना। दक्षिणी क्षेत्र जो होते थे उसको क्या बोला जाता था, क्या बोला जाता था, भोज कहा जाता था। और मध्य क्षेत्र में जो होते थे उसको क्या बोला जाता था, राजा कहा जाता था। तो देखिए हर राजा का महत्व क्या हो गया, बढ़ गया, बदल गया। मतलब पहले केवल क्या कहलाते थे, जनस्य गोपा, अब अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। मैं सम्राट हूँ, मैं सम्राट हूँ, बोल रहे हैं हम क्या है, हम स्वराट है अपने एरिया के, ठीक है। तो याद रखना भी बहुत आसान है।
सम्राट मतलब सूर्य देवता, याद रखो। सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व से। विराट कोहली कहाँ रहते हैं? दिल्ली में, तो विराट। ठीक है। दक्षिण में एक पश्चिम में क्या है? मुंबई है। मुंबई में एक मूवी आया था, कौन सा? साई राट मूवी आया था ना, सुने होंगे। धंग धंग धिड़ाक 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 कुछ बजते रहता है वाला। ठीक है, तो स्वराट। ठीक है ना। भोजन वाले कहाँ वाले ज़्यादा भोजन खाते हैं जी? दक्षिण में ज़्यादा भोजन खाते हैं। देखे होंगे पूरा थाली इतना बड़ा है ना, केले का पत्ता रहेगा, दबा के खाओ ऐसा करके, दबा के खाओ, दबा काम भी करो ऐसा करके। आप देखोगे साउथ वाले वाकई में बहुत काम करते हैं। जैसे आप लोग इस एरिया में सुने होंगे, जैसे ज़्यादातर वो कौन चलाते हैं, क्या बोलते हैं जी, नहीं जो अभी खुदाई करते हैं हम लोग, पानी निकालते हैं जी, बोर वगैरह, कर्नाटक वगैरह या तमिलनाडु के ज़्यादा मिलेंगे आपको। रात भर काम करते, ख़त्म कर देते, 4 घंटे में खुदाई के चल दिए। छत्तीसगढ़ के बोलोगे तो रुक नगा, अभी तो थोड़ा समय बाँचे कनिक जा, है ना, सुतन धरो, रात किन देख बोला, वो फिर आता ही नहीं है फिर वो काम। आप देखे होंगे वाकई में साउथ के लोग एजुकेशन के मामले में भी बहुत अच्छे हैं और वर्किंग हॉलिक्स हैं उन लोग, वर्क काफ़ी ज़्यादा। मैं अपने गांव तरफ एक बहुत बड़ा पुल बन रहा था, तो मैं देखा, तो उन लोग, मैं एक दिन 1 घंटा ऐसे ही बोलते ना जेसीबी चल रहा है तो चलो देखने जाते हैं, तो मैं भी गया, चलो ठीक है, दोस्त तो बोल रहा है, तो बैठ खाली पीली तो गया था इसी गांव घूमने, तो टाइम पास नहीं हो रहा था, मैं बोला चलो चलते हैं। तो मैं पूछ रहा था कहाँ से हो आप लोग, कैसे, मतलब इधर कैसे, तो लोग बताए हम लोग 6-7 महीने ऐसे ही एक जगह रुक के काम करते हैं, है ना। तो उसके बाद परिवार और का समय, हम तो परिवार वगैरह को ही ले आते हैं, है ना, बीच बीच में त्यौहार वगैरह में चले जाते हैं, है ना, फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो वो भी तो संघर्ष वाली ज़िंदगी जी रहे हैं ना उन लोग भी, पर उनका काम करने का तरीका देखा मैं, काम करने, बात ही नहीं कर रहे थे, मतलब उनसे बात करने के लिए मेरे कम से कम बहुत देर रुकना पड़ा था, केवल उनको जानना था करके। मतलब काम के समय में उनको क्या नहीं चाहिए, नो डिस्टर्ब, ज़्यादा डिस्टर्ब पसंद नहीं करते उन लोग काम के समय में। ठीक है, कुछ अधिकारी आते हैं साउथ के, देखना उन लोग तरीके से, जैसे मैं आर्मी कैंटीन गया था ना, ठीक है, आर्मी कैंटीन में एक मतलब दूसरे नॉर्थ वाले से भी वहाँ अधिकारी थे और साउथ वाले थे। नॉर्थ वाले अधिकारी ने मुझे बोला ठीक है ना, क्या कार्ड रखे हो, चले जाओ बोले। मैं बोला ठीक है, चले गए, सामान मान लिया, आ गए अपना। ठीक है, साउथ वाले अधिकारी ने आया, है ना, उन्होंने बोला आप जा ही नहीं सकते। बोले क्यों? पिछले बार तो मैं गया था। भाई आप क्या हो, सिविलियन हो, आप कोई आर्मी पर्सन नहीं हो। ठीक है, तो मैंने बताया मेरी सिचुएशन ऐसी ऐसी है, लास्ट में जाने दिया आउट ऑफ ब्रेक, वो भी जब मैं रिटर्न में लिखवा के लेके आया तब। मतलब रूल के क्या होते हैं उन लोग, पक्के रहते हैं, नहीं मतलब नहीं, तुम कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, रूल मतलब रूल बोल देते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको, साउथ वाले इन चीज़ों को बहुत मानते हैं। वो मद्रासी थे कोई, है ना, बाद में मैं पूछा आप कहाँ से हो करके, वो तो वैसे बात, हाँ है तो है, अब वो नियम भले गलत ही क्यों ना बना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, पर नियम तो बना है, उसको हम फॉलो ही करेंगे भाई, और कुछ नहीं करेंगे। हाँ तो उन लोग बहुत खतरनाक होते हैं नियम के, और प्रभाव ही पड़ता है उसका, है ना, भ्रष्टाचार कम हो जाते हैं, है ना, ईमानदारी से काम बहुत अच्छा होता है, परिणाम अच्छा आता है उसका, तभी तो दिख रहा है ना। साउथ वाले ज़्यादा अच्छा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें, रिसर्च वाली चीज़ें कहाँ मिलेगी आपको, साइंटिस्ट कहाँ से मिलते हैं, साउथ ही में मिलते हैं ना, नॉर्थ वाले। खैर बाद में बात करेंगे, ठीक है, यूट्यूब में मत डाल देना भाई, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो उत्तर भारत में विराट, दक्षिण भारत में भोज, पूर्वी भारत में सम्राट, पश्चिमी भारत में स्वराट, है ना। और राजा कहाँ होते थे, मध्य भारत में, जो चारों दिशाओं में जो शासन करेगा उसे क्या बोला जाता था जी, क्या बोलते थे उसको, एक राट। चारों दिशाओं में जो शासन करेगा वो एक राट कहलाता था, है ना। चारों दिशाओं में शासन करने वाले पहले शासक कौन हुए, पहले शासक कौन हुए, कौन जी, महापद्मनंद। महापद्मनंद, इन्होंने एक उपाधि धारण किया था, उसका नाम क्या था, एक राट।
तो याद रखना है ना, एक राट की उपाधि किसने धारण किया हुआ था? तो किसने धारण किया था? महापद्मानंद ने। मैंने बताया राजाओं का महत्व बदल रहा था, है ना। जैसे जैसे समय बदला यहाँ यज्ञ का महत्व बदलने लग गया। पहले जो यज्ञ होते थे केवल धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता था, ईश्वर को आराधना के लिए किया जाता था, स्तुति के लिए किया जाता था। पर यहाँ धीरे धीरे यज्ञ का महत्व सभी क्षेत्रों में होने लग गया। कैसे महत्व होने लग गया, चलिए देखते हैं। पहले जो यज्ञ हुआ करते थे, ध्यान में रखिएगा, अभी है ना एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है ना, एक होता था क्या? राजसु यज्ञ, है ना, यज्ञ के नाम याद रख लेना। एक होता था राजसु यज्ञ, दूसरा होता था क्या? अश्वमेघ यज्ञ, तीसरा होता था क्या? अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है, और चौथा होता था क्या? अरिष्ट। चौथे यज्ञ का नाम क्या था जी? अरिष्ट नेमि। ये डायरेक्ट चारों के चारों एग्जाम में पूछे गए थे, चारों नाम, ठीक है। राजसु यज्ञ किस लिए करवाया जाता था? राजसु, राजा का क्या होगा? सूर्योदय होगा। राजसु मतलब राजा का क्या होगा? सूर्योदय। सूर्योदय मतलब उदय होगा, राजा बनेगा वो। तो राजा बनेगा मतलब कब होगा ये? जब राजा का क्या होगा? राज्यभिषेक होगा। राजा का क्या होगा? राज्यभिषेक होगा। अश्वमेघ यज्ञ आप लोग जानते हो किस लिए होता है? राज्य विस्तार या शक्ति प्रदर्शन, राज्य विस्तार या शक्ति प्रदर्शन के लिए। अग्निष्टोम यज्ञ किस लिए होता है? जल्दी बताइए। हाँ, राज्य की शांति के लिए, है ना, राज्य की किस लिए? शांति के लिए। बोलते ना कभी कभी हवन कुंड होता है, अरे हमारे गांव में गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, हम लोग क्या कराते हैं? अग्निष्टोम यज्ञ कराते हो। वैसे याद रखने के लिए आप कुछ ध्यान चीजें रख सकते हो, ठीक है। अरिष्ट नेमि मतलब, अरिष्ट नेमि मतलब घुड़ दौड़ या रथ दौड़, इसके लिए ये लड़ाई होता था। क्योंकि जो राजा का घोड़ा जीतेगा, है ना, जो राजा, जिस राजा का घोड़ा जीतेगा वो राजा क्या है? एक शक्तिशाली राजा माना जाता था। तो उसके लिए भी क्या होते थे? हवन होते थे। तो इस प्रकार के राजा के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग यज्ञ करवाया जाता था। पहले यज्ञ केवल धार्मिक कार्यक्रम के में होते थे, अब यज्ञ का महत्व भी अलग अलग क्षेत्रों में होने लग गया, है ना। ध्यान में रखिएगा इसको, इसका बाद में मैं इफेक्ट बताऊंगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अभी केवल क्या हो रहा है उसको जानते जाइए, ठीक है, ध्यान में रहेगा, क्लियर। तो ये तो अच्छा, यहाँ क्या होगा? कर होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ कर क्या हो जाएगा? नियमित कर। यहाँ क्या हो जाएगा? नियमित कर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अब नियमित कर में क्या मिलेगा आपको? क्या मिलना चाहिए? नियमित कर प्रारंभ हो जाएगा यहाँ से। क्या होगा नियमित कर जी? उपज, है ना, शुल्क कर होता था। एक क्या होता था? शुल्क कर होता था, और एक होता था क्या? बलि कर। एक होता था क्या? बलि कर होता था। अब बलि देना है मतलब देना है, ऐसा होता था। पहले स्वेच्छा से था, है ना। शुल्क कितना होता था? 1/16, 1/6, 1/6। और 1/6 मतलब कौन सा भाग जी? 16वां भाग। 1/6 मतलब कितना भाग? 16वां भाग। नहीं तो करके देख लेना, 100 से डिवाइड करके देख लेना, 16 सही 2/3, यही आएगा। कितना आएगा? 16 सही 2/3। मतलब 16वां भाग किस में देना पड़ता था? किस में देना पड़ता था? राजा को देना पड़ता था। किस रूप में? टैक्स के रूप में। तो यहाँ पहले कर था क्या? नहीं था। तो एग्जाम में एक बार यही पूछा गया था, प्राचीन समय में, है ना, कर की दर कितनी थी, टैक्स की दर कितनी थी? तो कितना था? दोनों आ चुका है ऑप्शन में। एक बार 1/6 लिखा था, एक बार 16 लिखा था, है ना। एक जन का यही पूछता है, सर, है ना, 1/6 बोलते हो, आप 16 कैसे बोलते हो? तो भैया 1/6 को जब परसेंटेज में निकालोगे तो क्या निकलेगा? टोटल, है ना, टोटल संपत्ति कितना? 100%। 100% का कितना प्रतिशत दे रहे हैं? 16% किस में देते थे? टैक्स में देते थे। तो वही होता है 1/6 मतलब 16 सही 2/3। आपको निकाल लेना भाई, आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए राजनीतिक व्यवस्था में ये परिवर्तन देखने को मिला, ठीक। थोड़ा सा परिवर्तन मैं बताना भूल गया हूँ, उसको बता दूं क्या? बता दूं? सर आ गए, सर आ गए क्या? नहीं है, ठीक है। सभा और समिति की बात करते हैं। सभा समिति, सभा समिति का वर्चस्व क्या था पहले?
सभा और समिति का वर्चस्व क्या था? बहुत ज़्यादा था। यहाँ सभा व समिति का प्रभाव क्या हो गया? कम हो गया। समिति का महत्व क्या हो जाएगा जी? कम, है ना। मतलब पहले ही बताया, राजा क्या हो गया? शक्तिशाली हो गया, उसको कंट्रोल करने वाला है ही नहीं। इसकी बात सुनेगा क्या वो? अरे जाओ ना, क्या करना तुमसे, बोल दिया, खत्म। ठीक है भैया, जो मन में आए करो, और क्या बोले। अब ज़्यादा नौटंकी करोगे तो निकालेंगे हम हमारा औजार, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मतलब सभा और समिति का महत्व क्या हो गया? कम हो गया ना। तो सिंपल सी बात है, इसमें है ना, एक तो महत्व कम हुआ, साथ में यहाँ से किसको हटा दिया? महिलाओं को क्या कर दिया? यहाँ से हटा दिया गया। मतलब अब महिलाएं किस में शामिल नहीं हो सकती? सभा और समिति में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकती। तो समाज में का स्वरूप भी क्या हो गया? बदल गया। पहले महिलाएं शासक वर्ग में शामिल होते थे, अब महिलाएं शासक वर्ग में शामिल है क्या? नहीं है। पहले शासन प्रशासन का हिस्सा हुआ करती थी महिलाएं, अब उत्तर वैदिक काल में नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये बड़ा परिवर्तन देखने को मिला क्या? उत्तर वैदिक काल में। विदत और गण तो रहेगा ही नहीं, गायब। जब बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े चीज़ों का महत्व नहीं है, तो छोटी चीज़ों का महत्व रहेगा क्या? वो क्या हो जाएगा? खत्म भैया। क्लियर? समझ में आएगा? ठीक है। सेम पढ़ना है हमें, क्या क्या पढ़ना है जी? सेम हमें क्या पढ़ना है? सामाजिक जीवन। सेम क्या पढ़ना है? सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखूं कि और पढ़ना है? हो गया? चलो ठीक। आप लोग का क्लास का टाइम बढ़ाएंगे जी, एक सब्जेक्ट और चालू करते हैं। करें? 4 सब्जेक्ट रखेंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी कवर होगा। क्या बोलते हो आप लोग? ठीक। इंग्लिश में पढ़ाऊंगा चलेगा? हाँ, कैसे जी? अब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा एक ही मकसद होता है, क्या? एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना चाहिए। बाकी मतलब आपको आता है नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं। अब मैं आपको ज्ञान दे बैठाने के लिए नहीं बैठा हूँ, सीधी सी बात है। आपको इतना तैयार होना है कि आपके एग्ज़ाम क्या हो जाए? क्रैक हो जाए। क्योंकि आपके एग्ज़ाम निकलने के बाद आपके ज्ञान और वहाँ के ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। रियली में एक इंजीनियर को आप लोग डॉक्यूमेंट बैठाने में बैठा दिए हो तो क्या काम उसके अनुभव का? उसकी पढ़ाई का कोई वजूद है? कोई मतलब नहीं। एक डॉक्टर भी वही लिखा पढ़ी का काम कर रहा है, एक पीएचडी होल्डर भी वही लिखा पढ़ी का काम कर रहा है। तो आज के डेट में कंप्यूटर आना अनिवार्य है भाई। नहीं आता तो कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट को हर चीज़ें, है ना, आप चाहे ऑन ग्राउंड में काम करो चाहे मत करो, रिकॉर्ड आपके पास होना अनिवार्य है। तो थोड़ा सीख लो, नहीं आता है तो। नहीं, खैर उस समय वहाँ सिखाएंगे, और नहीं सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपसे ज़्यादा काम नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। मतलब मेरे कुछ मित्र लोग बताते हैं, क्या सोच के आया था भाई, क्या हो रहा है यहाँ ज़िंदगी में, है ना, अपना दुखड़ा रोते हैं, बोलते हैं ना। तो वाकई में है। मतलब जो जैसे आप इसलिए सोचना मत कभी भी, मैं नौकरी में जाऊँगा तो ये करूँगा, ये थिंकिंग है, ऐसा कभी मत सोचना। क्योंकि आप जो सोचोगे वहाँ उसका जस्ट उल्टा ही होगा। इसलिए बोलते हैं शादी करते समय भी कभी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो जीवन में हमेशा क्या मिलेगा आपको? दुख का ही सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सोचोगे वो ऐसा कभी होगा ही नहीं। इसलिए बोलते हैं टीवी और पिक्चर वाली लाइफ कभी अपने आप को मिल नहीं सकती, किसी को नहीं मिल सकती है वो। हाँ, हैप्पी एंडिंग ज़रूर होता है। हैप्पी एंडिंग का क्या मतलब? सिंपल सी बात है, वो मैनेज हमको करना होता है, हमको मतलब सभी को, ठीक है। ज़्यादा सोचो नहीं कभी कभी किसी चीज़ों के बारे में, आज ज़्यादा ज्ञान होने लगता है। इंग्लिश आप ही पढ़ाइए। कैसे बंद हो गया यार? मई में चालू करते, नवोदय वाला का एग्ज़ाम हो जाए तो फिर मई में मैं फ्री हो जाऊँगा, ठीक है। 1 मई करेंगे सबको, ठीक है। तुम्हारा तुम लोग का एग्ज़ाम है मई में ना? क्या पढ़ रहे हैं? लेके आना अभी। जिसका तो एग्ज़ाम है वो रहेगा, तुम भी डाले? नहीं डाला लेकिन उसका तो है ना, इंग्लिश से ही मेरिट डिसाइड होगा, तो इंग्लिश में भी स्टार्ट होगा। 1 मई में। 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 1 म
बना के आ चलो वजह सर्टिफिकेट हैं? सिक्का उछाला मार गया। भाई अब पता है जब हमको फैल होना ही है तो पूरा बना के आना है, वहाँ किस्मत आजमाओ, सिंपल सी बात है। जब आपको पता है कि आपने नहीं पढ़ा है, नहीं बनने वाला आपसे, कभी कभी किस्मत भी साथ दे देती है, क्योंकि आपने आधी मेहनत कर ली है और आधे में और उस पोर्शन में जहाँ दिक्कत है उसी से आपका क्या होना है, सलेक्शन होना है। तो भाई जय श्री राम बोलो, लगाओ, आगे बढ़ो, जो होगा वो अगले टाइम देखेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखता हूँ इंग्लिश का, आप लोग कभी थोड़ा कर लेते हैं, अलग से कुछ करते हैं इंग्लिश का, कैसे पढ़ना है मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ों को। ठीक है, जैसे सेव नहीं की है। अरे हिस्ट्री में कहाँ से आ गया? बालाजी पूरा मटेरियल कहाँ गया यार? सर आप वो नहीं किया, import export का पूरा मटेरियल कैसे डिलीट हो गया? इसी ड्राइंग में रहता है। सारे भाई सेव कर रहे हैं हम, कहाँ चले गए सारा मटेरियल? डिलीट हो गया क्या? मैं सर दिखिए तो उनके में सीजी का आ गया है ना। तो जा कहाँ रहा है भाई? अच्छा ठीक पीडीएफ
पता है, ध्यान नहीं देता मेरा। ठीक है मैडम, बस ख्याल रखो। नमस्कार सर। बहुत दिन बाद सर। बहुत दिन बाद सर। नहीं सर, कल गया था, कल काम हाँ। विद्युत हो गया, उद्योग पूरा हो गया, विद्युत पूरा हो गया, विद्युत का पूरा डाटा हो गया मैडम। शिक्षा पूरा हो गया। शिक्षा में बस योजना बताए छत्तीसगढ़ में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं छत्तीसगढ़ में, वही बस बचा है।